हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग सेकंड के एग्जाम पेपर के बारे में, जो कि आपका आज हुआ था। तो कैसा रहा आपका पेपर, सबसे पहले आप लोग बताएं। अगर आप मेरे ओपिनियन से सुनेंगे तो पेपर आपका बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लगभग मॉडरेट पेपर था। और लगभग 35 नंबर के जो क्वेश्चंस थे आपके, वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो सब बच्चों ने अटेम्प्ट किए होंगे। बाकी 15 नंबर का जो पार्ट है आपका, वो थोड़ा सा हट के पूछ लिया गया था। तो एक बार हम क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं और किस क्वेश्चन में किस तरह आंसर लिखना था, थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूंगा। बाकी आपने जो लिखा होगा वो तो बेस्ट है ही, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे 5 मिनट तक, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, पहला दूसरा क्वेश्चन तो आसान था, सब बच्चों ने किया होगा पूरा पूरा। पहला क्वेश्चन भी, दूसरा दिक्कत आई होगी तीसरे चौथे पांचवें क्वेश्चन में, और कहाँ दिक्कत आई होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो था, इसके दो पार्ट सॉल्व करने थे। पहला पार्ट बहुत सिंपल था, कंटूर लाइन, कंटूर इंटरवल और कंटूर मैप की डेफिनेशन आपको लिखनी थी। सभी ने डेफिनेशन लिखी होंगी, तीनों की पढ़ाई गई थी। इसके अलावा कंटूर मैप के ऑब्जेक्ट आपसे पूछे थे, उद्देश्य। तो उद्देश्य भी मैंने आपको पढ़ाए थे, रिवीजन क्लास में ये करा दिया था बहुत अच्छे से। तो ये आपका पूरा अच्छे से हो गया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आपको कंटूर लाइन या कंटूर मैप की मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। तो उसमें से 6 करेक्टरिस्टिक यहाँ पर पूछ लिए हैं, सॉरी 5 करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एक आपसे पॉइंट के बारे में पूछा है। इन सब के डायग्राम बनाने थे आपको, और इन यानी डायग्राम का मतलब है इनको बना के इनके कंटूर लाइंस दिखानी थी, कंटूर मैप बनाने थे, और उनके बारे में एक एक दो दो लाइन लिखनी थी जो आपको लिखवाई गई थी। जैसे आपको पॉइंट का डायग्राम बनाना था, पॉइंट का कंटूर मैप कैसे बनता है। हिल का कंटूर मैप बनाना था, हिल का कंटूर मैप समझ रहे हैं ना, मतलब एक हिल बनानी थी ऐसे करके, और इसके नीचे फिर इसकी कंटूर लाइन समान ऊंचाई पे लेकर के बनानी थी। बनाने के बाद फिर आपको इसमें लिखना भी था कि इसके कंटूर मैप पे जो अंदर की ओर रीडिंग्स होती हैं, जो अंदर की ओर रिड्यूस लेवल होते हैं, आरएल की वैल्यू, वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है अंदर की ओर। जिसमें बढ़ती जाती है वो हिल होता है, जिसमें वैल्यू आपकी घटती जाती है वो होता है वैली, अंदर की ओर, ठीक है। तो ये सब ने लिखा होगा ये चीज। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप सबने इसको अच्छे से किया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे रिज लाइन, वैली और वर्टिकल क्लिफ भी आपको बताया था, डायग्राम भी दिखाया था। इसमें दो कंटूर लाइनें एक दूसरे को आपस में कट कर देती हैं और आपस में मिल भी सकती हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, और मुझे लगता है सभी बच्चों ने यही दो क्वेश्चन किए होंगे। तीसरा क्वेश्चन किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स की एक्यूरेसी चेक करने के मेथड। और ये मेथड शायद आपकी डिप्लोमा की बुक में भी नहीं दिए होंगे, बाउडिच मेथड वगैरह। किसी बुक में दिया हो तो अच्छी बात है। तो ये शायद आप सबने छोड़ दिया होगा, बीटेक में है बहुत अच्छे से। सबने पहले दोनों पार्ट कर लिए होंगे, बहुत अच्छा। तो दो ही पूछे थे, 10 नंबर का आपका ये हो गया होगा सबका, ठीक है। इसके बाद बात करें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के तीनों पार्ट आप कर सकते थे, मतलब दो करने थे, लेकिन तीनों पार्ट ऐसे पूछे गए थे जिसे हर बच्चा कर सकता था। इसमें पहले पार्ट में आपसे पूछा था व्हाट आर द फंडामेंटल लाइंस ऑफ थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट की फंडामेंटल लाइंस पूछी गई थी। फंडामेंटल लाइंस कहिए या फंडामेंटल एक्सेस कहिए, जो आपको मूलभूत अक्ष बताई थी, जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गई, जिसे ट्रूनियन एक्सेस कहते हैं, वर्टिकल एक्सेस हो गई, और आपसे एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप हो गया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया, एक्सेस ऑफ बबल प्लेट हो गया। तो ये सब आपको इसमें लिखनी थी, और इनके बीच में रिलेशन भी लिखना था, ठीक है। रिलेशन भी आपको मैंने पढ़ाया था जब मैं आपको परमानेंट एडजस्टमेंट बता रहा था थियोडोलाइट का, उस समय सभी लाइनों के आपको रिलेशन भी समझाए गए थे। तो ये भी सब बच्चे कर सकते थे, अच्छे से किया भी होगा आपने। दूसरा आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया, जो मैंने आपको कल ही कराया था, रिवीजन क्लास में कराया था ना, जिसमें मैंने आपसे कहा था ये आपसे ट्रावर्स का ही न्यूमेरिकल पूछा है, जिसमें आप सिग्मा एल बराबर 0 और सिग्मा डी बराबर 0 वाले फॉर्मूले से करते। यानी सभी लैटिट्यूड के सम को 0 के बराबर रखना था, सभी डिपार्चर के सम को 0 के बराबर रखना था। लैटिट्यूड में आपका एल कॉस थीटा आता है, डिपार्चर में एल साइन थीटा आता है। तो आप L1 L2 की फॉर्म में दो इक्वेशन मिलती, दोनों को सॉल्व करके आपने L1 L2 निकाला होगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा नहीं करा रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि अभी आपका एक और पेपर है। तो एक बार वो पेपर हो जाए उसके बाद मैं आपको सॉइल के भी, सर्वे के भी, अगर आप कहेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा। अभी से इसलिए नहीं करा रहे, अगर आप लोग इनका सॉल्यूशन देखेंगे, आपसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी हुई होगी तो आप उसको लेके बैठ जाएंगे, परेशान रहेंगे, और अगले पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ सॉल्यूशन नहीं करा रहा था, बट आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा, न्यूमेरिकल आसान सा न्यूमेरिकल था। नहीं किया हो तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान था, जिसमें आपसे पूछा था स्टेड या टेक्कोमीटर की थ्योरी क्या होती है। थ्योरी कह दो चाहे प्रिंसिपल कह दो, तो आपको मैंने प्रिंसिपल पढ़ाया था स्टेडिया का, ठीक है। टेक्कोमीट्री सर्वे में आपको बताया था ना प्रिंसिपल, कि अगर कोई भी दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके आधार का और जो लंब होता है, ठीक है, लंब और आधार का अनुपात समान रहता है, d1/s1 मतलब कांस्टेंट रहता है, d1/s1 बराबर d2/s2 बराबर d3/s3 बराबर कांस्टेंट, पढ़ाया था ये।
तो आपको इसमें ये तो डायग्राम बनाना था, प्रिंसिपल लिखना था, फॉर्मूला लिखना था। इसके अलावा आप इसमें चाहते तो डिस्टेंस भी निकाल के दिखा सकते थे, जो आपका टेकोमीटर होता है वहां से लेके स्टाफ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D बराबर K इंटू एस प्लस सी। डेरिवेशन मैंने आपको कराया था रिवीजन में भी, आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर डेराइव करा के दिखा सकते थे, तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाते, एक भी नंबर कटता नहीं। तो ये तीनों पार्ट थे, कोई से दो कर सकते थे आप इनमें से, तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही था। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। 20 नंबर का पार्ट आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अब दिक्कत आपकी यहाँ से शुरू हुई होंगी, यहाँ से। इसके 3 पार्ट देखिए, 3 में से शायद आपने एक ही पार्ट किया होगा सिर्फ। पहला पार्ट आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये न्यूमेरिकल शायद ही किसी ने किया हो, अदरवाइज किया ही नहीं होगा किसी ने। हालांकि है बहुत टफ नहीं, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल की आपकी प्रैक्टिस नहीं थी। यहाँ पर आपको क्या दिए थे, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ले रखे हैं कुछ, जो टेकोमीटर के द्वारा लिए गए हैं, ठीक है। और इसमें एनालिटिक लेंस यूज हुआ, और जिसमें एनालिटिक लेंस यूज होता है उसकी सी की वैल्यू 0 होती है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के की वैल्यू आपको 100 दे रखी थी, कि उस समय 100 दी थी। इसके अलावा क्या दिया आपको, हाइट ऑफ एक्सिस दे रखी है, यहाँ पर हाइट ऑफ एक्सिस दी गई है। और आपको यहाँ पर स्टाफ के स्टेशन दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पे स्टाफ रखे हुए हैं, पहले बेंचमार्क पर, फिर क्यू पॉइंट पे, फिर आर पॉइंट पे। ये इंस्ट्रूमेंट के स्टेशन है जहां पर आपका टेकोमीटर रखा था, पी क्यू। और इधर आपके वर्टिकल एंगल दे रखे हैं, इधर आपको क्रॉस हेयर की रीडिंग्स दे रखी है, S1 S2 S3 की वैल्यू। इधर आपको बेंचमार्क का RL दिया था। पूछा क्या था, PQR के RL निकालने थे, और आपको PQ और QR की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D मेजर करनी थी। तो शायद ही किसी ने किया हो, अदरवाइज ये नहीं किया होगा किसी बच्चे ने। यहां तक कि हमने भी आपको ये नहीं कराया था क्वेश्चन, इसीलिए शायद आपने स्किप किया होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी बेटा ये क्वेश्चन दूसरा वाला जो पूछा है, आपके सिलेबस में 3 कर्व दिए थे सिर्फ। एक दिया था आपको सिंपल सर्कुलर कर्व, दूसरा दिया था ट्रांजिशन कर्व, तीसरा वर्टिकल कर्व। अब यहाँ क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल कर्व से पूछ लिया, और हमने हॉरिजॉन्टल कर्व की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके टाइप्स, उनके डायग्राम, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा था, क्योंकि बुक में ही नहीं दिया था, कहां से पढ़ते आप लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व के टाइप्स पूछ लिए यहाँ पर आपसे, और सबके डायग्राम भी बनाने थे आपको। तो ये शायद आपका अलग लेवल का आपको लगा होगा ये भी, लेकिन ये सबने कर लिया होगा। ट्रांजिशन कर्व क्या है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। व्हाई एंड वेयर आर द ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड। ट्रांजिशन कर्व कहां पर और क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कहां पर और क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें आपको उद्देश्य बताने थे, इसके ट्रांजिशन कर्व के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। वो यहां आप लिख सकते थे इसके साथ में। इसके अलावा आपसे पूछा था, मेथड आपसे पूछे गए थे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। मैं सुबह ही कह रहा था आपसे, ट्रांजिशन कर्व से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी डेफिनेशन, इसके अलावा इसकी लेंथ निकालने के मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने 4 मेथड के नाम लिए थे। एक आर्बिट्रेरी लेंथ मेथड कहा था, अपनी इच्छा से लंबाई मान लेते हैं। दूसरा आर्बिट्रेरी ग्रेडियंट मेथड कहा था, जिसमें ढाल आप लोग मानते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने आपसे इसमें शायद टाइम रेट कहा था, टाइम रेट मेथड कुछ था, आई थिंक, क्या नाम था मेथड का, यस टाइम रेट मेथड ही था तीसरा। और एक आपसे चौथा कहा था, जिसमें त्वरण की दर में परिवर्तन वाला मेथड। 4 मेथड बताए थे, शायद आपने किए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका था जो पढ़ाया हुआ आया था बहुत अच्छे से। तो 5 नंबर का शायद आपका इसमें से ये वाला सबने किया होगा। तो 20 5 25 का हो गया, ठीक। इसके बाद अगले 2 क्वेश्चन देखिए, चौथे में भी 2 पार्ट करने थे, जिसमें से पहला पार्ट सबने किया होगा। वर्टिकल कर्व की डेफिनेशन आपको बताई थी बहुत अच्छे से, कि जब भी कोई संचार लाइन है अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, तो अगर वो वर्टिकल प्लेन में दिशा में परिवर्तन करती है, तो वहां पे जो कर्व दिया जाता है उसे वर्टिकल कर्व कहते हैं। और आपसे कहा था व्हाई इट इज प्रोवाइडेड, इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है वर्टिकल कर्व को। तो ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा, क्या, स्टेट एंड एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व की लेंथ कैसे निकाली जाती है, आप सबको फॉर्मूला भी मैंने बताया था, L बराबर G1 माइनस G2 अपॉन R। ये सबने किया होगा, सबने किया होगा ये, जिसमें G1 G2 आपके ग्रेडियंट होते हैं, R आपका यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट होता है, ठीक है। और साथ में पीछे आपको इन चेन भी लिखना था, चेन में लेते हैं इसको। जब भी मैंने एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराया था इसमें, जिसमें चैन लंबाई से गुणा करके दिखाया था क्वेश्चन, छोटा सा एग्जांपल लेके, तो आप इसको लिख सकते थे। इसको थोड़ा और बड़ा करने के लिए वर्टिकल कर्व तो लिखना ही था, साथ में आपको ये फॉर्मूला लेंथ निकालने का फॉर्मूला लिखना था। इसी में आप लोग समिट वाला, समिट और वैली वाले जो कर्व थे ना आपके, जिसमें 4 कंडीशन बननी थी सभी की, G1 G2 एक में ऊपर जा रहा था, एक में ऊपर नीचे आ रहा था, दोनों नीचे आ रहे थे, तो G1 G2 की कंडीशन लिख करके उनके लिए अलग अलग फॉर्मूला भी आप इसको बढ़ा सकते थे निकाल करके अपने एंड से, ताकि आपका क्वेश्चन 5 नंबर लायक हो जाता। तो शायद कुछ बच्चों ने किया होगा इस तरह से, सेंस ऑफ ह्यूमर जिनका ठीक होगा। अदरवाइज आपने डेफिनेशन लिखी होगी या फॉर्मूला लिख के इसके टर्म को तो एक्सप्लेन किया ही होगा जरूर सब बच्चों ने। तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा पूरा पूरा 5 नंबर का, समझ पा रहे हैं। इसके अलावा आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा था ये वाला, ये क्वेश्चन, इसमें आपको जीपीएस की डेफिनेशन पूछी है, आपको जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है इसको डिफाइन सबने कर दिया होगा।
और आगे प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस, ये आपको हमने तो नहीं पढ़ाए थे, अगर आपने पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। शायद ये आपका, अगर आपने हमसे कोर्स पढ़ा था तो शायद ये छूट गया हो। डेफिनेशन वाला पार्ट आपका हुआ होगा, लेकिन हाँ एप्लीकेशन इसमें बताए थे, यानी इनका यूज कहाँ होता है, ये तो है ना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब बेटा यूज होता है। डेफिनेशन बता सकते थे क्या होता है जीपीएस, इसके क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये बता सकते थे। प्रिंसिपल शायद आपको नहीं बताया गया था इसका, ठीक है, मतलब हेडिंग वाइज अलग अलग नहीं बताया था हमने, एक ही पूरा टिप्पणी के रूप में करा दिया था इसको। तो अगर आपने थोड़ा और अच्छे से किया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो हमने बताया था वो भी अगर लिखा होगा तो मिनिमम 2 नंबर आपको इस पर मिल सकते थे। 5 में 2 नंबर का तो सबने किया होगा ये। इसके बाद अगला ये वाला, इसमें आपसे पूछा व्हाट इज टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन क्या है, टोटल स्टेशन के बारे में भी सिर्फ शॉर्ट नोट्स आपको पता था, इसके अलावा इसके उद्देश्य आपको पता थे। इसमें पूछा एक्सप्लेन द प्रोड्यूस ऑफ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल विद द टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन की सहायता से हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर करते हैं। ऐप पर तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन रिवीजन क्लास में ये नहीं कराया था हमने। ऐप पर आपको बताया था इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर किया जाता है। तो ऐप पर जिन बच्चों ने कोर्स लिया था और शायद उन्होंने रिवीजन किया हो तो कर लिया होगा, बट मैंने इसका रिवीजन नहीं कराया था एंगल निकालने का। रिवीजन में सिर्फ ये बताया था व्हाट इज टोटल स्टेशन। तो सिर्फ अगर आपने आधा भी किया होगा 2 नंबर आप यहां से मान सकते हैं मिनिमम। और जिन्होंने 2 नंबर, और जिन्होंने पूरा ही अगर लिखा हो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कैसे किया जाता है टोटल स्टेशन से, तो बहुत अच्छी बात है, उनका पूरा 5 का हो गया होगा। लेकिन मुझे लगता है रिवीजन क्लास में मैंने ये नहीं कराया था, इसलिए शायद बच्चों ने ना किया हो, उन्होंने सिर्फ इसके बारे में लिखा होगा, जहां तक मेरा ओपिनियन है। फिर भी यहाँ से आपका लगभग अच्छा, लेकिन करने तो 2 ही थे ना, करने तो 2 ही थे बच्चे इसमें से, या तो ये किया होगा या ये किया होगा, एक पहला पूरा किया होगा आपने, तो 5 का वो ये 2, यानी 7 नंबर का आपका ये वाला अटेम्प्ट हो पाया होगा 7 का। पीछे 25 का हुआ था, 7 का अटेम्प्ट ये हुआ है। इसके बाद अगर इसे देखें आप लास्ट वाले क्वेश्चन को, इसमें 2 पार्ट सॉल्व करने थे, जिसमें से आपसे पूछा है डिस्क्राइब द ऑपरेशंस ऑफ टोटल स्टेशन इन सर्वेइंग। तो आपको सिर्फ एक ही चीज पता थी टोटल स्टेशन की शॉर्ट नोट्स के रूप में टिप्पणी, तो वो आपने या तो इसमें लिख देते या इसमें, या फिर दोनों में लिखा हो, तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है आपको नंबर दे या ना दे। लेकिन ऑपरेशन शायद ही कुछ बच्चों ने लिखे हो, मैं रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ ये चीज, जिन्होंने ऐप पर पढ़ा था शायद उन्होंने अच्छे से लिख दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ये हुआ। लेकिन इसमें से ये पूरा पूरा किया होगा आपने ये वाला, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन, यानी ईडीएम, ईडीएम पर शॉर्ट नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, ईडीएम आपको पढ़ाया था, मैंने सुबह ही रिवाइज कराया था। डिजिटल थियोडोलाइट, ये भी आपको सुबह पढ़ाया था, तो ये दोनों आपने शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखे होंगे। 5 नंबर का यहाँ से आपका पूरा पूरा अटेम्प्ट हो गया। जीपीएस के फंक्शंस आपको बताने थे, जीपीएस का काम क्या होता है, तो जीपीएस आपने यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया है, तो यहाँ लिख दिया होगा। कुछ बच्चों ने शायद थोड़ी चालाकी करके उसी को यहाँ भी लिखा होगा, जहां तक मेरा मानना है, मैं स्टूडेंट्स लेवल पर सोचूं तो, ठीक है, बट कुछ ना कुछ आपने इसमें भी लिखा होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट अटेम्प्ट की मैं बात करूं, जो सही सही अटेम्प्ट आपका हुआ है, 7 5 12, 12 का इधर हुआ है और 25 का इधर हुआ है, तो लगभग 35 से 37 नंबर तक का लगभग आपका अच्छे से अटेम्प्ट हुआ है। बाकी छूटा तो कुछ ना होगा, सब में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। तो मैं अच्छे से मानता हूं आपका 35 का, और बाकी 15 नंबर का आपने खुद से भी बना कर लिखा है, तो 5 नंबर का उस पर भी मिलते हैं, तो 40 नंबर का आपका लगभग ये हो गया होगा। बाकी कमेंट्स में आप लोग अपनी राय जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा। अटेम्प्ट तो सबने पूरे क्वेश्चंस किए थे, कितना सही अटेम्प्ट किया है और कैसा रहा आपका अब तक का एक्सपीरियंस, जीटेक पॉली की क्लासेस से आपकी कितनी हेल्प हुई, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। अब आपका एक पेपर लास्ट बचा है सिर्फ, जिसमें अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक क्लास तो मैं आज ही शाम को दूंगा आपको, शायद 9 बजे मिल सकती है, लाइव ही लेंगे उसको भी, और बाकी क्लास कल से शुरू करेंगे। फिर 17 को एग्जाम है, 17 तक उसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। हमारे द्वारा जितनी हेल्प हो पा रही है वो हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। बाकी आप भी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, लास्ट एग्जाम है, इसमें और थोड़ा जान लगा दीजिए अच्छे से। बाकी फिर थोड़ा रिलैक्स कर लेना एग्जाम के बाद, उसके बाद नए सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर लेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।